नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्राणपति एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने लूसेंट हिस्ट्री की एक श्रृंखला की शुरुआत की थी, जिसमें आज यह चौथा वीडियो होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मगध राज्य के उत्कर्ष को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो की हम लोग बात करें तो दोस्तों, उसमें हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोतों से लेकर के प्राचीन भारत के धर्मों के बारे में गहन अध्ययन किया था और समझने का प्रयास किया था। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में मगध राज्य का उत्कर्ष देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। ठीक है, मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक किससे माना जाता है? बृहद्रथ को माना जाता है। और इसकी राजधानी जो है वह गिरिव्रज राजगृह में थी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज या राजगृह में। जरासंध का नाम मिलता है और यह जो है बृहद्रथ का पुत्र था। फिर हम देखते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये तिथि निर्धारित है। तो देखिए, हर्यक वंश जो है सबसे पहले हमें ऐतिहासिक रूप में दिखाई देता है और इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और यह 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं तथा यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग राज्य को मगध में मिला लिया। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले महाजनपदों का अध्ययन किया था और उसमें देखा था कि अंग भी उन जनपदों में एक था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ठीक है, तो जो है बिंबिसार ने क्या किया? यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने दोस्तों मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। यह एक लंबा कालखंड होता है, तो इसने 52 वर्षों तक शासन किया। और यहाँ पर देखेंगे, चूंकि लंबा कालखंड तक जब भी कोई शासक शासन करता है तो उसका जो आने वाली जो उसकी पीढ़ी होती है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो इसको आगे हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल बन के उभरता है कि राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। या महात्मा बुद्ध की सेवा किस वैद्य ने की थी? तो राजवैद्य जीवक ने। इसके अलावा अवंती के राजा प्रद्योत जो थे वह पांडु रोग से जब ग्रसित हुए तो बिंबिसार ने उस समय भी जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो इस समय के जीवक जो है कि एक बहुत अच्छे राजवैद्य थे और इन्होंने इन लोगों का उपचार किया। ठीक है, बिंबिसार, देखिए उस समय क्या होता था कि राज्यों को पराजित करके अपने में मिला लिया जाता था या फिर वैवाहिक संबंध के स्थापित कर व्यक्ति राज्यों का साम्राज्यों का विस्तार किया जाता था। इसके अलावा भी कूटनीति, राजनीति, इन तमाम पेचीदों से मिला करके और साम्राज्य का विस्तार किया जाता था। ठीक है, जैसा बन पाए वैसे साम्राज्य का विस्तार करना। तो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस कड़ी में इन्होंने सबसे पहले क्या किया? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकोसला। उनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इसके उपलक्ष्य में इन्हें दहेज स्वरूप काशी का जो क्षेत्र था इन्हें प्रदान किया गया। और काशी का क्षेत्र धनोपार्जन के लिए जो है कि कर अर्जित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब का एरिया की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने शादी की। देखिए, बिंबिसार चूंकि बहुत लंबा कालखंड तक शासन किया, 52 वर्षों तक, इसीलिए इनके पुत्र जो है अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था दोस्तों? तो अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। देखिए, उपनामों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में ये सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। प्रारंभ में यह जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु क्या था? प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि अजातशत्रु वैशाली को विजित नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसने महात्मा बुद्ध से राय मांगा, महात्मा बुद्ध से आशीर्वाद मांगा कि प्रभु वैशाली पे कैसे अधिकार किए जा सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने यह फूट करने का सुझाव दिया था। ठीक है, फूट डालने का। तो इन्होंने क्या किया? अपने सुयोग्य मंत्री वरस्कार से
खूब डलवाया शासन में और वैशाली को विजित किया। ठीक है, फिर देखते हैं अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदाई ने 461 ईसा पूर्व में कर दी। ठीक है, अजात शत्रु की हत्या कब हुई? उसके पुत्र ने की, उदाइन ने, और यह 461 ईसा पूर्व में हुई। मगध की गद्दी पर वह इसके बाद बैठा। देखिए यहाँ पर चूंकि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की, और अजात शत्रु की हत्या किसने की? उदाई ने कर दी। यह इसीलिए जो है इस साम्राज्य को, इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उदाई ने क्या की दोस्तों? पाटिल ग्राम की स्थापना की। देखिए जो आज का पाटलिपुत्र है या आज का पटना है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उदाइन ने की थी। उदाइन भी जो है वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्जक वंश का अंतिम राजा जो था वो उदाइन का पुत्र कौन था? नागदशक था। हर्जक वंश का राजा अंतिम कौन था? वह नागदशक था। चूंकि यह अपने शासनकाल में अत्यधिक विलासिता का जीवन जीने लगा था, इसीलिए इसके जो अमात्य था शिशुनाग, ठीक है, इसका अमात्य कौन था? शिशुनाग। इसने क्या किया? 412 ईसा पूर्व में इसको अपदस्थ कर दिया और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर जो है कि इस वंश की समाप्ति, हर्जक वंश की समाप्ति हो जाती है और हम देखेंगे कि शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। देखिए शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित की। क्या किया इन्होंने? तो यहाँ पर यदि प्रश्न आपसे बनते हैं तो ऐसे बनेंगे कि वैशाली में किसने अपने राजधानी को स्थापित किया? तो वह थे शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वह कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था और इसने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र लेकर के आ गया। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा यदि कोई था तो वो कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश यानी मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इससे यह भी क्लियर हो जाता है कि घनानंद जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था और सिकंदर जो है वह भी चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। और चाणक्य की सहायता से यह क्या करता है? घनानंद को पराजित करता है और मगध पर मौर्य वंश की नींव डालता है। तो आगे हम देखेंगे मौर्य वंश कितना महत्वपूर्ण साबित होता है भारतीय इतिहास के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सिकंदर। दोस्तों सिकंदर का जो जन्म हुआ यह 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और देखेंगे आगे चल के कि यह विश्व विजय की कामना करता है। सिकंदर के पिता का नाम जो था वह फिलिप था। सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। ठीक है, सिकंदर जो है वह अरस्तु का शिष्य था और इसने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर ने क्या किया? 326 ईसा पूर्व में भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। देखिए दोस्तों ये युद्ध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है क्योंकि सिकंदर जब आता है तो पंजाब के शासक पोरस से इसका युद्ध होता है जिसे हाइडेस पीच का युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोरस के सामने सिकंदर ने अपना प्रस्ताव भेजा था कि आप जो है कि आइए और मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, लेकिन पोरस ने क्या कहा कि हमारी जो मुलाकात होगी वह युद्ध क्षेत्र में ही होगी और दोनों में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में दुर्भाग्यवश पोरस की पराजय होती है। ठीक है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, ब्यास नदी जो है सिकंदर की सेना ब्यास नदी को नहीं पार कर पाता है और वह इस डर में रहता है कि ब्यास नदी के पश्चात घनानंद का राज्य शुरू होता है, मगध साम्राज्य का राज्य शुरू होता है और यह एक बहुत ही विशाल साम्राज्य है। इसके साथ ही यह कई दिनों से, कई वर्षों से जो है कि बाहर थे, युद्ध क्षेत्र में थे, तो इसलिए व्यथित होकर के वो उन लोगों ने क्या किया? व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो है वह 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में
33 वर्ष की अवस्था में हो गई। चूंकि यह बहुत कम उम्र में इसने कई क्षेत्रों को विजित किया, इसीलिए इसे एक महान शासक के रूप में स्वीकृत किया जाता है। सिकंदर का जो जल सेनापति था वह निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था दोस्तों? तो वह निर्याकस था। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है। इसीलिए हम लोग इसका गहन अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की सहायता से क्या किया था इसने? तो घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की नींव डाली। देखिए, इसका जन्म जो है वह 345 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की और चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। देखिए, चाणक्य का नाम कौन कौन सा था? तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में बैठा। और यह जो है जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है अपने अंतिम समय में। और जब अंतिम समय में यह जैन धर्म का अनुयायी होता है तो यह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर अपना अंतिम समय बिताता है और यहीं पर जो है कि अपने जीवन का यह अंत कर लेता है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। हालांकि यह विवादास्पद है, पर यहाँ पर यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, ये प्रांत आप याद रखिएगा, काबुल, फिर कंधार, हेरात और मकरान। 4 प्रांत कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को संधि स्वरूप इसने दिया और अपनी पुत्री कार्नेलिया का भी विवाह इससे किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। फिर देखते हैं, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने अपनी एक ग्रंथ लिखी, इंडिका। ठीक है, इंडिका इसने लिखी और इसने जो है इंडिका में मौर्य वंश के बारे में काफी जानकारी दी है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया। ठीक है, यदि आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया है, तो एप्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार दोस्तों चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है कब होती है? 298 ईसा पूर्व में, वहीं श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो शासक आता है वह बिंदुसार आता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक उपनाम हमें देखने को मिल रहा है, अमित्रघात, और आप इसको याद कर लीजिएगा कि अमित्रघात के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिंदुसार को। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार भी कहा गया है। ठीक है, तो इसे अमित्रघात कहा जा रहा है, भद्रसार कहा जा रहा है या फिर वारिसार कहा जा रहा है। फिर हम देखते हैं दोस्तों, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। ठीक है, इन राजदूतों को यार अब अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं इनके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैबो किसके अनुसार? तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? तो डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, तो वह डाइमेकस को माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में
तक्षशिला में हुए दो विद्रोहों का वर्णन किया जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में दो महत्वपूर्ण विद्रोह होते हैं जो कहाँ पर होते हैं, तक्षशिला में होते हैं। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार सबसे पहले किसे भेजता है, सुसीम को भेजता है, और दूसरी बार किसे भेजता है, अशोक को भेजता है। देखिए सुसीम जो है इसका सबसे ज्येष्ठ संतान था और बिंदुसार इसे ही अपना शासक बनाना चाहता था, लेकिन अशोक जो है कि शासक बनता है और सुसीम की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। किसके अनुसार, एथिनियस के अनुसार। बिंदुसार ने किससे यह प्रार्थना की थी, तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। क्या क्या मांगा था, तो मदिरा मांगा था, फिर सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। देखिए इन दोनों चीजों को तो उसने दे दिया एंटियोकस ने, लेकिन दार्शनिक भेजने से उन्होंने मना कर दिया। उसने क्या कहा कि दार्शनिक हमारे यहाँ व्यापार की वस्तु नहीं होती है। ठीक है। देखिए बौद्ध विद्वान तारानाथ, जिनकी रचना है कंग्यूर तंग्यूर, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि बिंदुसार से संबंधित किसी युद्ध का वर्णन हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है। तो फिर इसके पुत्र अशोक, चूंकि सुसीम की हत्या कर दी जाती है और अशोक शासक बनता है, तो यहाँ पर हम अशोक देखेंगे। यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। और यह कब शासक बना, तो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ये राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। यह महत्वपूर्ण सवाल है कि अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो यह अवंती का राज्यपाल था। देखिए मास्की और गुर्जरा अभिलेख, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में क्या कहा गया है अशोक को, तो अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तो अशोक ने अपने अभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, तो 8वें वर्ष में। 269 ईसा पूर्व में वह गद्दी पर बैठा और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर उसने अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस या टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में, तो अशोक के दरबार में। देखिए उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। देखिए हुआ क्या कि कलिंग पर जब इसने आक्रमण किया और कलिंग पर जब विजय किया तो उसमें कई लोगों की जान गई, कई लाख लोगों जो है कि लोगों की जान गई, लोग मरे और कई लाख लोग जो है कि बंदी बन गए। इस जो है कि मृत्यु को देख करके अशोक का हृदय जो है वह द्रवित हो गया और वह बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुआ। इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किस विद्वान से, तो उपगुप्त नामक विद्वान से इसने दीक्षा ली। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन से, तो कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। कौन कौन से, कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। इसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। हम देखते हैं कि अशोक के पौत्र जो दशरथ है उसने भी आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। ठीक है। अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था इसने, तो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन यदि हम देखते हैं तो सर्वप्रथम अशोक ने किया था। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, तो अशोक ने किया था। और अशोक के जो शिलालेख हैं यह ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्माइक लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए कभी कभी आपसे यह लाइन दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन कौन से लिपि का प्रयोग किया गया। तो आप देख लीजिए ब्राह्मी का भी किया गया है, खरोष्ठी का भी किया गया, ग्रीक का किया गया और आर्माइक का किया गया। ठीक है। ग्रीक और आर्माइक लिपि का अभिलेख हम अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से जो प्राप्त हुए हैं वह ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए। देखिए अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, तो पहला शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और तीसरा गुहा लेख है। ठीक है। तो इनको देखते हैं हम। देखिए अशोक के शिलालेख की सबसे पहले जो खोज हुई थी वह 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैन थैलर ने की थी। ठीक है। अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी, 1750 ईस्वी में, और किया किसने था, तो पाद्रेटी फैन थैलर ने की थी।
इनकी संख्या हम 14 देखते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 14 है। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता मिली थी वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को मिली थी। ठीक है, अब देखिए अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित जो विषय है वह हम देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला शिलालेख में क्या किया गया है? तो पशुबलि की निंदा की गई। पहले शिलालेख में क्या किया गया? पशुबलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में हम देखते हैं कि इसने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। ठीक है, पशुबलि की निंदा कर देता है पहली में, और दूसरे में कहता है कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का कार्य यहाँ पर किया गया। ठीक है, तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के दौरान वह दौरे पर जाए। ठीक है, राजकीय अधिकारियों को इसने क्या आदेश दिया? कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में हम देखते हैं कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है। धम्म घोष की घोषणा की गई है। ठीक है, चौथे शिलालेख में। पांचवें शिलालेख में क्या किया गया? तो इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की यह नियुक्ति करता है और उसके विषय में जानकारी देता है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा शिलालेख में क्या दिया गया है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, फिर नौवां शिलालेख देखते हैं और इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख में क्या किया गया है? तो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। फिर 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। ठीक है, 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन, यह सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है, जहां पर हम देखते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। तो ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाता है कि पड़ोसी राजाओं का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, तो वह 13वां शिलालेख है। और 14वां शिलालेख जो है वह अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो यह क्या था? शिलालेख हम लोगों ने देखा जो 14 है, और इसमें पशुबलि की निंदा पहले में, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा। तो ऐसे ही यह 14वां शिलालेख है। आप इसको यदि 2 बार 3 बार देखते हैं तो यह आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे देखते हैं कि कई छात्रों को यह याद नहीं हो पाता है, तो यदि आप इसको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यह 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। सबसे पहला जो स्तंभ लेख आता है वह प्रयाग स्तंभ लेख है, जो पहले कौशाम्बी में स्थित था, और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। ठीक है, अकबर ने इसे सुरक्षित करवाया था। फिर देखते हैं दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। ठीक है, पहले यह टोपरा में स्थापित था, लेकिन इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया था। फिर देखते हैं दिल्ली मेरठ, और यह पहले मेरठ में था और फिरोज शाह द्वारा ही इसे दिल्ली में लाया गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं दोस्तों रामपुरवा। रामपुरवा जो है यह चंपारण बिहार में स्थापित है, और इसकी खोज कब हुई थी? 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। ठीक है, रामपुरवा के स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? 1872 में कार्लाइल ने की थी। फिर हम देखते हैं लौरिया अरेराज, यह चंपारण बिहार में है, अरेराज के समीप में ही। फिर लौरिया नंदनगढ़, यह चंपारण बिहार में, और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है लौरिया अरेराज में संभवतः जो है यह हंस का चित्र था, लेकिन आज यह प्राप्त नहीं है। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो आपसे यदि सवाल पूछा जाता है कि रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है, तो यह रानी के अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। देखिए अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है वह रुमिनदेई है। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमिनदेई है, और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह कि किस अभिलेख में भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है, तो वह रुमिनदेई है। चूंकि यह लुम्बिनी में है
और यहाँ पर जो है कि अशोक द्वारा दौरा किया जाता है, तो उसने क्या करता है, वह भू राजस्व की दर को घटा देने की घोषणा करता है। अशोक का 7वां जो अभिलेख वह सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है। अशोक का सार ए कुना जो कंधार अभिलेख है वह ग्रीक एवं आर्माइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। तो यदि आपसे सवाल यह पूछा जाता है कि ग्रीक और आर्माइक भाषाओं में प्राप्त अभिलेख कौन सा है, तो सार ए कुना अभिलेख है। ठीक है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्रों की काफी जांचा परखा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, तो उपधा परीक्षण कहा जाता था। यदि आपसे पूछा जाए कि उपधा परीक्षण क्या है, तो दोस्तों मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की जो नियुक्ति की जाती थी और उनके चरित्रों को जांचा परखा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण। देखिए, सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। इसके पहले हम देख लेते हैं दोस्तों मौर्य प्रांत और उनकी राजधानियां। ठीक है। मौर्य प्रांत सबसे पहले उत्तरापद आता है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्रासी पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र। देखिए, सम्राट की सहायता के लिए दोस्तों एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें 12, 16 या 20 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि तीर्थ का तात्पर्य क्या है, तादाद में क्या है, तो आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है। तो शीर्षस्थ अधिकारी जो है उन्हें तीर्थ कहा जाता है और इसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या हम 18 देखते हैं। ठीक है। तीर्थों को या महामात्रों की संख्या कितनी थी, 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। चक्र किसे कहा जाता था, तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था। यदि आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि मौर्य साम्राज्य में चक्र किसको कहा जाता था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। ठीक है। प्रांतों के प्रशासक कौन होते थे, कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन जो है वह विषय में किया गया था और विषयपति के यह अधीन होता था। इसका प्रमुख कौन होता था, तो विषयपति होता था। ठीक है। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम थी और इसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। ठीक है दोस्तों, प्रशासकों में सबसे छोटा जो था वह गोप था। प्रशासकों में सबसे छोटा अधिकारी कौन था, गोप था और यह 10 ग्रामों का शासन संभालता था। देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो प्रशासन है वह 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र में जो वर्णित तीर्थ हैं इनको समझते हैं और इनको जानते हैं। दोस्तों, ये आप अवश्य याद रखिएगा कि किससे कौन सा संबंधित है। ठीक है। यह जानने का प्रयास करिएगा क्योंकि यह परीक्षाओं में अत्यधिक सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, मंत्री जो होता था प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति जो होता था वह सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज राजपुत्र का प्रधान, द्वारिक जो होता था राजकीय द्वार रक्षक। द्वारिक मतलब द्वारिक। ठीक है। तो द्वार रक्षक स्पष्ट हो रहा है। फिर अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रह करता। देखिए, समाहर्ता, सन्निधाता, ये कुछ ऐसे शब्दावली है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समाहर्ता का मतलब क्या होता है, आय का संग्रह करता। सन्निधाता का क्या मतलब है, राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशासता का कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि का कमिश्नर और जो होता था वो नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक क्या होता था, प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक जो है उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद क्या होता था, अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो यह 18 तीर्थ हमें देखने को मिले। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, 5 सदस्यों को हम लोगों ने देखा। फिर हम इसी साथ में देख लेते हैं कि प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। जो प्रथम समिति होता था उसका कार्य होता था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। दूसरा, विदेशियों की देखरेख। तृतीय का
जन्म मरण का विवरण रखना, चतुर्थ का व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम का निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और षष्ठ का बिक्री कर वसूल करना। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 30 समितियों का 30 व्यक्तियों का एक समूह होता था, जिसे 5 समितियों में 6 समितियों में विभाजित किया जाता था और 6 समितियों का कार्य बांटा जाता था। ठीक है, तो यह 6 समितियों के कार्य को हम लोगों ने देखा। देखिए क्या होता था, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में कितना वसूला जाता था, तो 10वां भाग वसूला जाता था और इसे जो बचाते थे उसे कठोर दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी हमें देखने को मिलते हैं। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई जो था वह मार्ग निर्माण का अधिकारी था। एग्रोनोमाई कौन था, मार्ग निर्माण का अधिकारी। एनटीए यूजीसी नेट में दोस्तों इस बार ये सवाल पूछा गया था कि एग्रोनोमाई जो है वह किस से संबंधित है, तो दोस्तों वह मार्ग निर्माण अधिकारी से संबंधित था। देखिए जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। ठीक है, प्लूटार्क जस्टिन दोनों के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात लगभग 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में सेना का जो नेतृत्व करने वाला अधिकारी था वह नायक कहलाता था। नायक कौन कहा जाता था, जो सेना का नेतृत्व करता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, सेनापति होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का जो रख रखाव होता था वह 5 सदस्यीय समिति करता था। 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो है वह महामात के सर्प नामक अमात्य के अधीन था। यहाँ पर देख लीजिए कि यह जो 6 समितियां होती थी, पहली समिति जो होती थी जल सेना की व्यवस्था करती थी, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय जो है वह पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ जो है अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करती थी, पंचम गज सेना की देखरेख और षष्ठ जो है यह रथ सेना की देखरेख करती थी। यहाँ पर हम गुप्तचर देख रहे थे कि गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन किया जाता था और गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहकर के जो कार्य करने वाले गुप्तचर थे उन्हें संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था, संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ठीक है, राजुक किसे कहा जाता था दोस्तों, तो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, सीता भूमि कहा जाता था। और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। ठीक है, इन शब्दावलियों को ध्यान दीजिएगा कि जब बिना वर्षा के अच्छी खेती हो जाती थी तो उस भूमि को क्या कहा जाता था, अदेव मातृक कहा जाता था। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटी था। ठीक है, मेगास्थनीज ने क्या किया था, भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया था, जिसमें पहला जो है वह दार्शनिक आता है, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। ठीक है, इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया। फिर हम देखते हैं दोस्तों स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला होती थी वह रूपा जीवा कहलाती थी। ठीक है, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी, रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है, मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक चला और इसका अंतिम शासक जो था वह बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ था और इसकी हत्या किसने की, तो इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था यह कहीं ना कहीं जो है कि कमजोर शासक के रूप में माना जाता था, विलासिता का जीवन जीने लगा था। तो इससे परेशान होकर के इसके जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग था इसने क्या किया, इसकी हत्या की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो इसके साथ ही हम जो है कि मौर्य वंश की समाप्ति करते हैं और ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कुछ राजवंश हैं उनको भी इसी लगले पढ़ लेते हैं, इसी कड़ी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम ब्राह्मण साम्राज्य को देखते हैं। दोस्तों देखिए पुष्यमित्र शुंग जो है इसने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की नींव डाली और यह जो था वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग शासकों ने क्या किया, अपनी राजधानी जो है विदिशा में स्थापित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। ठीक है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को क्या किया, पुष्यमित्र ने पराजित किया
और इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और पतंजलि जो है इनके लिए अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि पतंजलि जो है कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, भरभूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरभूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। लेकिन दोस्तों बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही हमेशा बताते हैं कि यह बौद्ध द्रोही था और इसने बहुत सारे स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। हालांकि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि भरभूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग करवाता है तो यह बातें जो है कि कट जाती है और गलत साबित होती है। ये शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। ठीक है, और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। तो कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था, सुशर्मा था। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक पहला कि 73 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव ने, और जो है कि इसका अंतिम राजा कौन था, सुशर्मा था। देखिए सिमुक जो है वह 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करता है और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ठीक है, सिमुक जो है 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करता है और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की, तो प्रतिष्ठान में स्थापित की। और प्रतिष्ठान कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, सातवाहन वंश के यदि प्रमुख शासकों को हम देखते हैं तो इसके प्रमुख शासक पहला सिमुक, फिर दूसरा सातकर्णी, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा जगेश्वरी सातकर्णी। दोस्तों आपने एक चीज यहाँ पर गौर किया होगा कि इनके जो नाम होते थे इनके नाम के पहले इनकी माताओं के नाम जुड़े होते थे। ठीक है, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। और सातवाहन शासकों के समय के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे हाल एवं गुणाढ़ थे। ठीक है, हाल ने गाथा सप्तशती, देखिए गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी, तो हाल ने की थी। और गुणाढ़ ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। देखिए यहाँ पर शीशे का जो सिक्का है इसने सबसे पहली बार इन्होंने जो है कि शीशे के सिक्कों को चलाया था। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखिए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था, सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। और भूमि अनुदान सबसे ज्यादा किस राजवंश में दिया गया, तो गुप्तों के काल में दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सातवाहनों की जो भाषा थी वह प्राकृत थी और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज क्या था, मातृ सत्तात्मक था। हम लोगों ने देखा कि इनके जो नाम है उनके नाम के पीछे माताओं का इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हम देखते हैं दोस्तों, तो कार्ले का चैत्य है, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास सातवाहनों के काल में हुआ। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। इन्होंने दक्षिणापथ स्वामी की उपाधियां धारण की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सातवाहन वंश को समझा। इसके साथ ही दोस्तों आज का यह वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक लंबी श्रृंखला को देखा और इसके अगले वीडियो में हम लोग भारत के यवन राज्य को देखेंगे, इसके अलावा आगे भी देखेंगे। ठीक है, चूंकि हम लोग क्या करते हैं वीडियो बनाते समय कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना जरूरी है। ठीक है, टाइम का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए सारी फैक्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। यदि कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो अपने कमेंट के माध्यम से आप अवश्य सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे जो है कि यहाँ पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए वो सारे आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।